नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सितेंद्र मलिक पे। आज के इस वीडियो में जिस विषय के ऊपर हम बात करेंगे वो विषय हमारा रहेगा कार्टोग्राफी यानी कि मानचित्र कला। देखिए, कार्टोग्राफी का जो विषय है ये उतना ही पुराना है जितना पुराना भूगोल का इतिहास है। प्राचीन समय में ये कहा जाता है कि सबसे पहला मानचित्र जो स्केल के ऊपर बनाया गया था वो एनेक्सीमेंडर के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद हिक्टियस की बात करी जाए, हेरोडोटस की, एरिस्टोथनीज की, हिपार्कस की, टोलमी की, स्ट्रैबो, अल मसूदी, अल बिरूनी या फिर उसके बाद आने वाले अनेक जो भूगोलवेता रहे हैं, सभी ने इसी मानचित्र कला को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मानचित्र कला का उपयोग और उसका महत्व एक भूगोलवेता के लिए उतना ही होता है जितना एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए कंप्यूटर का होना और एक यूट्यूबर के लिए कैमरे का होना अनिवार्य होता है। ठीक उसी प्रकार से भूगोल के विद्यार्थी को भी अपने अध्ययन को संपूर्ण करने के लिए मानचित्र और मानचित्र कला दोनों का ज्ञान होना अनिवार्य होता है और मानचित्र के ज्ञान के बिना भूगोल का ज्ञान हमेशा से अधूरा रहा है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस चैनल पे इस वीडियो के अलावा बहुत सारे वीडियो ज्योग्राफी से संबंधित और भी जो है वो अवेलेबल हैं, जिनको अलग अलग प्लेलिस्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे आप इसके प्लेलिस्ट आइकन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जिसमें जो ज्योग्राफी फॉर बिगिनर्स, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट, ओशनोग्राफी, यूजीसी नेट, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोमॉर्फोलॉजी, ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी या फिर रिमोट सेंसिंग, ऐसी बहुत सारी प्लेलिस्ट ज्योग्राफी के अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनसे संबंधित है और उनसे संबंधित बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे आपके लिए अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में इस मानचित्र कला के जैसे कोई भी विषय शुरू होता है तो उस विषय की शुरुआत में सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि उस विषय की प्रकृति और उसका विषय अक्षेत्र क्या है। तो आज का ये हमारा वीडियो भी उसी विषय के ऊपर फोकस रहेगा, यानी नेचर एंड स्कोप ऑफ कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी के नेचर और स्कोप की बात करी जाए तो इसके अंतर्गत 3 विषय पे जो है वो चर्चा की जाती है। पहला विषय इसमें आता है कार्टोग्राफी क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है और कुछ विद्वानों ने किस प्रकार से इसको परिभाषित किया है। दूसरा विषय इसमें आता है नेचर यानी कि कार्टोग्राफी में जो अध्ययन करते हैं व्यक्ति, वो किस प्रकार के अध्ययन उसमें करे जाते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है। और तीसरा आता है स्कोप यानी कि विषय अक्षेत्र, वो कौन कौन से भूगोल के या अन्य विषयों के अक्षेत्र हैं जिन अक्षेत्र के अंतर्गत कार्टोग्राफी जो है वो काम करती है, या उनको कौन कौन से विषय हैं जो कार्टोग्राफी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले यदि हम कार्टोग्राफी की बात करें तो कार्टोग्राफी एक ग्रीक जो वर्ड्स हैं, 2 शब्द वहां से कार्टोग्राफी को लिया गया है। इनमें से पहली अगर बात करी जाए तो पहला वर्ड है कार्टिस यानी कि मैप, और ग्राफेन का मतलब होता है राइट। यानी शाब्दिक अर्थ की यदि बात करी जाए, जब आप किसी भी विषय वस्तु का वर्णन मानचित्र की सहायता से करते हैं तो ऐसा जो विषय होता है उस विषय को कार्टोग्राफी कहा जाता है। यानी कि मानचित्र से संबंधित ये है, और हिंदी में इसका जो अर्थ होता है वो मानचित्र कला होता है। यानी मानचित्र बनाने की कला, वो क्या क्या चीजें हैं जो मानचित्र को बनाने में शामिल होती हैं, किन किन विषयों का हमें ध्यान रखना होता है, कैसे एक मानचित्र तैयार होता है, ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है, ये पूरी प्रक्रिया कार्टोग्राफी के अंतर्गत शामिल की जाती है। और कार्टोग्राफी को एक साइंस भी कहा जाता है, इसको एक आर्ट भी कहा जाता है मानचित्र बनाने की। साइंस इसको क्यों कहा जाता है वो हम स्कोप में डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साइंटिफिक
जिनका टेम्परामेंट होता है वो कार्टोग्राफी में शामिल होता है। और इसी के साथ साथ मानचित्र अपने आप में कला भी होती है, एक कलाकृति भी होती है, क्योंकि एक सुंदर मानचित्र जो है वो सभी के आकर्षण का केंद्र भी होता है, उसको सभी पढ़ना भी चाहते हैं। तो ये एक विज्ञान भी है, ये एक कला भी है। और मोंक हाउस कार्टोग्राफी के क्षेत्र में बहुत एक सराहनीय योगदान जिस व्यक्ति का रहा है, वो कार्टोग्राफी के बारे में कहते हैं कि एक होल सीरीज है मैप मेकिंग की, यानी मानचित्र निर्माण की एक पूरी की पूरी प्रक्रिया, जो प्रक्रिया एक धरातल का सर्वेक्षण करने से लेकर और एक मानचित्र के प्रिंटिंग तक की जितनी भी प्रक्रिया होती है, जितना पूरा प्रोसेस होता है, वो कार्टोग्राफी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी थोड़ा सा तो अभी आपको इस बारे में एक हिंट मिल ही गया होगा कि धरातल का सर्वेक्षण करना है, सर्वेक्षण करने के बाद मानचित्र का निर्माण करना है, उसको प्रिंट करना है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो कार्टोग्राफी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और यदि हम बात करें कार्टोग्राफी की, देखिए इसके 4 पहलू होते हैं। इसका एक पहलू है डेटा, यानी सर्वेक्षण से आपको वो डेटा प्राप्त होता है। वो सर्वेक्षण आपका स्थानिक, गैर स्थानिक, स्पाशियल, नॉन स्पाशियल कोई भी हो सकता है। ये डेटा फिर एक मैप मेकर के पास जाता है। वो मैप मेकर अपने द्वारा या उसने जो सीखा हुआ है वो विज्ञान उस कला को लगाता है और उसको लगाने के बाद एक मानचित्र का निर्माण करता है। और वो मानचित्र अल्टीमेटली फिर जाता है यूजर्स के पास। यूजर कौन है? यूजर हम हैं, जो उस मानचित्र की सहायता से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं। और यूजर अगर उस मानचित्र में कुछ और चाहता है तो फिर वो डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर मैप मेकर एक कार्टोग्राफर के पास जाता है, मानचित्र तैयार होता है, फिर यूजर उसके पास जाता है, यूजर उसको यूज करते हैं। और इसी प्रकार से मानचित्र के निर्माण और पुनर्निर्माण की पूरी प्रक्रिया चलती रहती है, जो कार्टोग्राफी के अंतर्गत शामिल की जाती है। कार्टोग्राफी की प्रकृति की यदि बात करें तो 4 बिंदुओं के तहत इसका वर्णन किया जा सकता है। जैसे पहला बिंदु इसमें जो शामिल होता है कि कार्टोग्राफी डील करती है मैप की डिजाइनिंग के साथ। कार्टोग्राफी डील करती है डेटा के कलेक्शन के साथ, डेटा का जो एकत्रीकरण होता है। कार्टोग्राफी डील करती है मानचित्र के निर्माण की प्रक्रिया के साथ। और कार्टोग्राफी डील करती है मानचित्र के उत्पादन के साथ, उसके प्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले यदि हम बात करें डिजाइनिंग ऑफ मैप की, तो एक मैप के डिजाइन में 5 चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। पहला उसमें होता है टाइटल। कोई भी मानचित्र अगर आप देखेंगे तो उस मानचित्र का एक शीर्षक होता है। जैसे हरियाणा का मानचित्र है, भारत का मानचित्र है, शीर्षक के भी 3 भाग होते हैं। कहाँ का है, क्या दिखाया गया है और कब का है। यानी कहाँ का, जैसे मान लीजिए भारत का मानचित्र है, क्या दिखाया गया है, उसमें राजनीतिक क्षेत्र, पॉलिटिकल मैप है। कब का है? 2010 में उसको तैयार किया गया है। टाइटल के साथ उसका होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन यानी अगर धरातल पे उस मानचित्र को हम लेकर जाए तो उसमें किस दिशा के अनुरूप उसको रखें। तो इसके हमेशा राइट साइड का जो टॉप कॉर्नर होता है, जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र होता है, वहां पर नॉर्थ एरो का एक निशान बनाया जाता है। और लगभग हर मानचित्र में उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होती है। यानी धरातल पे जाके अगर आपको चीजों को देखना है तो उस तीर के निशान को आप उत्तर की तरफ रख दीजिए, आप अपने आप को लोकेट कर पाएंगे आप कहां पर हैं। और इसमें फिर एक तीसरी चीज होती है स्केल बार। क्योंकि पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी है, पृथ्वी का क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, लेकिन मानचित्र का आकार उतना बड़ा नहीं हो सकता। तो एक मापनी के अनुसार, यानी कि धरातलीय दूरी और मानचित्रीय दूरियों को एक अनुपात के तहत दिखाया जाता है, जिसको स्केल कहते हैं। और हर मानचित्र में आपको नीचे के भाग में वो स्केल बार बना हुआ देखने को मिलता है, जिसमें 1 सेंटीमीटर या 1 इंच में कुछ धरातलीय दूरियों का जो है वो अनुपात दिखाया होता है। और चौथी जो चीज होती है वो इसमें होता है कंटेंट। कंटेंट यानी जैसे भारत का मानचित्र है तो भारत की जो सीमा है वो बनाई हुई उसमें मिलती है। और फिर इसी के साथ एसोसिएटेड होता है की यानी उस मानचित्र में आपने जिन जिन चीजों का प्रयोग किया है, कोई सिंबल लगाया है, कलर से किसी चीज को दिखाया है, शेड से किसी चीज को दिखाया है, तो की में हम दिखाते हैं कि उस रंग का वहां पर क्या मतलब है। जैसे
अगर भौतिक मानचित्र की बात करी जाए तो नीले रंग से पानी का क्षेत्र दिखाया जाता है, उसमें पीले रंग से जो है वो कृषि क्षेत्र को दर्शाया जाता है, उसमें भूरे यानी ब्राउन कलर से जो है वो पहाड़ी क्षेत्र को दर्शाया जाता है, लाल रंग से जो निवासीय क्षेत्र है सेटलमेंट के एरिया उनको दिखाया जाता है। तो जिस भी सिंबल या कलर का आपने प्रयोग किया है उसकी एक की बनाई जाती है ताकि जो मैप यूजर है, जो मानचित्र का प्रयोग करने वाला है, वो उसकी सहायता से समझ सके कि उसमें क्या चीज जो है वो दर्शाई गई है। और इन्हीं पांचों जो एलिमेंट्स हैं, टाइटल, स्केल बार, ओरिएंटेशन, कंटेंट और की, इन्हीं का एक सही मायने में किसको कहां पर कितने साइज के साथ दर्शाना है, ये डिजाइनिंग ऑफ मैप होती है, जो कार्टोग्राफी यानी मानचित्र कला की प्रकृति जो उसका नेचर है उसका पहला भाग होता है। दूसरी यदि बात करें डेटा कलेक्शन की, तो डेटा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर मानचित्र किसी ना किसी चीज को दर्शाता है। अब यदि वो राजनीतिक मानचित्र है, पॉलिटिकल मैप है, तो वो पॉलिटिकल रीजन्स को उसमें राज्य दर्शाए जाते हैं। अगर वो फिजिकल मैप है तो उसमें फिजिकल फीचर जिसमें पर्वत है, उसमें मैदान है, उसमें महासागर है, नदियां है, इन सभी को दर्शाया जाता है। और ये जो आंकड़े होते हैं जिनको हम सर्वेक्षण के द्वारा धरातल से एकत्र करते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक धरातलीय आंकड़े होते हैं, धरातलीय आंकड़ों में कोई बिल्डिंग है, कोई पेड़ है, या फिर कोई शहर है, या फिर कोई पर्वतीय क्षेत्र है या मैदान है, वो इस प्रकार के जो आंकड़े होते हैं उनको हम स्पाशियल डेटा यानी स्थानिक आंकड़े कहते हैं। और वो आंकड़े असल में क्या है उसको नॉन स्पाशियल डेटा यानी गैर स्थानिक आंकड़े कहते हैं। यानी हमने एक बिल्डिंग बना दी, तो वो बिल्डिंग क्या है, वो कोई विश्वविद्यालय है, कोई महाविद्यालय है, कोई विद्यालय है, कोई सरकारी दफ्तर है, तो वो जो उसका एट्रीब्यूट होता है उसको नॉन स्पाशियल डेटा कहते हैं। और ये स्पाशियल और नॉन स्पाशियल डेटा दोनों सर्वेक्षण के द्वारा जो है इनको एकत्र किया जाता है। सर्वेक्षण भी धरातलीय सर्वेक्षण या गैर धरातलीय सर्वेक्षण कई प्रकार के जो है होते हैं, वो आने वाले समय में आप भूगोल के अंतर्गत उनका अध्ययन करेंगे। तो डेटा कलेक्शन इसका दूसरा जो प्रकृति होती है वो शामिल होती है। तीसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैप यानी मानचित्र का निर्माण। अब इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, इसमें स्केल सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी आपका जो पेपर है जिसके ऊपर आपको उस मानचित्र को बनाना है उसके अनुपात में धरातलीय दूरियों को रखना, ये स्केल होता है। यानी 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को भी दिखा सकता है, वो 10 किलोमीटर को भी दिखा सकता है, वो 100 को भी दिखा सकता है, वो 1000 किलोमीटर को भी दिखा सकता है। जैसे जो संसार का मानचित्र होता है उसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी कई लाख किलोमीटर के बराबर होती है। भारत का मानचित्र देखेंगे उसमें हजारों किलोमीटर के बराबर होती है। हरियाणा का मानचित्र देखेंगे तो उसमें कुछ 100 किलोमीटर के बराबर होती है। किसी डिस्ट्रिक्ट या जिले का मानचित्र देखेंगे उसमें 10 या 20 किलोमीटर के आसपास या 5 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। तो इसका चयन सबसे महत्वपूर्ण है। फिर है इसका कंपोजिशन जिसको हमने पहले डिजाइनिंग में बात करी थी, यानी कि टाइटल कितने साइज से दिखाया जाएगा, उसका स्केल बार कितना बड़ा बनाया जाएगा, ओरिएंटेशन नॉर्थ एरो का डिजाइन क्या होगा, उसका जो कंटेंट है वो कैसे बनाया जाएगा, की को कहाँ पे रखा जाएगा। तीसरा इसका जो भाग होता है वो होता है प्रोजेक्शन, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ना वो गोल है, उसको गोलीय कहा जाता है, स्फीरिकल शेप कहा जाता है। अब स्फीयर को यदि आप बीच से काट के सीधा करने का प्रयास करेंगे तो वो पूरा सीधा नहीं होता है, लेकिन हमारे जो मानचित्र होते हैं वो बिल्कुल सपाट धरातल पे फ्लैट सरफेस पे बनाए जाते हैं। तो उस कोणीय दूरी को कैसे आप जो है एक फ्लैट डिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी पृथ्वी जो हमारी गोलीय है उसको आप किस प्रकार से एक फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट करते हैं, ये काम होता है प्रोजेक्शंस का। और ये बहुत सारी प्रोजेक्शन है, जैसे अगर आप जो है वो 23 डिग्री उत्तर से 23 डिग्री दक्षिण के बीच का क्षेत्र दिखा रहे हैं तो उसमें हम जो प्रोजेक्शन लेते हैं सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन लेते हैं। अगर आप 23 से या 30 तक ले लीजिए, 30 से 60 का क्षेत्र दिखा रहे हैं तो हम कोनिकल प्रोजेक्शन लेते हैं, 60 से 90 का क्षेत्र लेते हैं तो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शंस होती हैं। और इनके भी बहुत सारे भाग होते हैं, मर्केटर प्रोजेक्शन है। तो ये प्रोजेक्शंस जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भाग है। फिर भाग आता है मेथड,
यानी किस विधि के द्वारा उसको दिखाया जाएगा। वो आपका डॉट हो सकता है, वो कोरोक्रोमेटिक हो सकता है, कोरोस्कीमेटिक हो सकता है, या फिर वो कोरोप्लेथ हो सकता है। तो उस मेथड का चयन करना है। और फिर लेटरिंग, यानी वो जो लेटर लिखे जाएंगे उनका साइज कितना होगा, आपके पेपर पे बहुत छोटे भी ना दिखें और बहुत बड़े भी ना दिखें। तो ये पार्ट कवर किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैप के अंतर्गत। इसके बाद आता है प्रोडक्शन ऑफ मैप। प्रोडक्शन में जब वो मानचित्र तैयार हो जाता है, वर्तमान समय में तो देखिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर पे उन मानचित्रों का निर्माण करते हैं, तो हम सीधा प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। पहले उसको एक अलग तरीके से जो है वो प्रिंटिंग सिस्टम होता था। अगर आप सर्वे ऑफ इंडिया का विजिट करें देहरादून में, तो वहां पर वो विधि पूरी तरीके से दर्शाई जाती है। उल्टा रख के मानचित्र का निर्माण होता है और फिर सीधा उसका प्रिंटिंग होता है, और फिर कितनी मात्रा में चाहिए वो रीप्रिंटिंग होती है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो जो मानचित्र कला की प्रकृति है, यानी जो नेचर है, वो 4 भागों में उसको जो है वो बांटा जा सकता है। यानी मैप का डिजाइन, फिर आंकड़ों का एकत्रीकरण, और फिर उसके जो है वो कंपोजिशन, और फिर उसका प्रोडक्शन। और मानचित्र कला की यदि हम बात करें स्कोप की, कार्टोग्राफी के स्कोप की, तो स्कोप में इसके अंतर्गत क्या क्या चीजों को हमें शामिल करना होता है, या कौन कौन से क्षेत्र हैं जो एक कार्टोग्राफर को जानना जरूरी है। तो वो 4 भाग होते हैं। पहला, कार्टोग्राफी एज ए साइंस। दूसरा होता है कार्टोग्राफी एज ए आर्ट। तीसरा होता है कार्टोग्राफी एज ए कम्युनिकेशन। और चौथा होता है कार्टोग्राफी एज ए टेक्निक। तो देखिए, कार्टोग्राफी एज ए साइंस की अगर बात करी जाए तो बहुत महत्वपूर्ण भाग है। कारण, हमें मानचित्र बनाने हैं पृथ्वी के, और पृथ्वी हमारी है गोल। अब एक स्फीरिकल सरफेस को एक फ्लैट सरफेस में, स्क्वायर या रेक्टेंगल में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए जो जियोडेसी है या फिर जो साइंस के जियोमेट्रिक पार्ट्स हैं, उनका ज्ञान होना हमें जो है वो जरूरी है। उनको समझा जाता है, उनको रखा जाता है, और उसके आधार पर फिर जो है वो प्रोजेक्शन की जो हमने बात करी थी, उस प्रोजेक्शन के आधार पर फिर मानचित्र का निर्माण होता है। यानी पूरा का पूरा एक साइंटिफिक पार्ट है। दूसरा, अर्थ सरफेस हमारी बहुत बड़ी है, तो उसको हमें एक छोटे पेपर पे निकालना, उतारना है। तो छोटे पेपर पे बनाने के लिए किस हिसाब से हम वो एक रेशो का सिलेक्शन करते हैं, वो अपने आप में एक साइंस है, मैथमेटिकल पार्ट है। दूसरा, जो स्थान है उनकी लोकेशन, लोकेशन को 2 संदर्भ में लिया जाता है, एक लैटिट्यूड, दूसरा लॉन्गिट्यूड, यानी एक अक्षांश और दूसरे देशांतर। अब क्योंकि हमारी पृथ्वी स्फीरिकल है, तो स्फीयर पे बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को लोकेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम किसी ना किसी एक रेफरेंस लाइन को लेते हैं। जैसे लैटिट्यूड के केस में, अक्षांश के केस में भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर को लिया जाता है। देशांतरों के केस में जो है वो ग्रीनविच मीन लाइन या इंटरनेशनल डेट लाइन को रेफरेंस लिया जाता है, और फिर उससे देशांतर में 180 पूर्व में और 180 जो पश्चिम में है वो लिए जाते हैं। और इसी प्रकार भूमध्य रेखा से 90 उत्तर में और 90 जो अक्षांश है वो दक्षिण में लिए जाते हैं, और उसी के आधार पे तय होता है कि कोई एक स्थान जो है वो कहां पर पृथ्वी पे लोकेटेड है। और फिर अगर बात करी जाए फीचर्स के जनरलाइजेशन की, अब देखिए अर्थ सरफेस को अगर आप देखें तो इतने फीचर्स हैं, अगर सभी को आप मानचित्र पे दर्शाने लग जाएंगे तो आपका मानचित्र एक अबंडेंसी में आ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जनरलाइजेशन भी एक कला है, ये भी विज्ञान का एक भाग है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए, यानी किन किन फीचर्स को हमें दिखाना है, किन को हम छोड़ सकते हैं, किन को रखना है, तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो स्फीरिकल सरफेस या फ्लैट सरफेस, या फिर जो है स्केल, या फिर प्रोजेक्शंस, या फिर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये अपने आप में पूरा एक विज्ञान का भाग होता है जो कार्टोग्राफी के अंतर्गत कवर किया जाता है। कार्टोग्राफी का दूसरा जो एस्पेक्ट होता है वो होता है कला। अब कला क्यों? क्योंकि देखिए एक मानचित्र है जहां पे बहुत हैपहेजर्डली मतलब एक उलझे हुए तरीके से बहुत सारे कलर्स को दिखा दिया गया, तो वो मानचित्र देखने में भी बड़ा अजीब लगता है। तो इन चीजों का चयन करना अपने आप में एक कला है। और एक सेइंग है जो आपके सामने लिखी हुई है कि कार्टोग्राफी कभी भी एस्पायर नहीं करती एक आर्ट के वर्क को, लेकिन वो इसके बिना पूर्ण भी नहीं होती है। यानी कोई मानचित्र एक कलाकृति नहीं है,
एक ऐसी कलाकृति नहीं है जिसको हम किसी गैलरी में लगाएं और लोग उसको देखने के लिए आए, लेकिन कलात्मक पक्ष के बगैर एक मानचित्र पूरा भी नहीं हो सकता है। रंगों का प्रयोग करना है या फिर लाइन की मोटाई का प्रयोग करना है, ये अपने आप में एक कला है। इसमें कंटेंट्स का अरेंजमेंट, एक अच्छा जो कार्टोग्राफर है वो अगर उसका कलात्मक पक्ष भी मजबूत है तो उसके द्वारा बनाया गया मानचित्र सभी के द्वारा सराहनीय भी होता है, क्योंकि टाइटल कहाँ रखना है, नॉर्थ एरो कहाँ रखनी है, स्केल कहाँ रखना है, कंटेंट कैसे आएगा, की कहाँ पर रखी जाएगी, किसका कितना साइज होगा, ये अपने आप में एक कला है। और एप्रोप्रिएट कलर्स का यूज करना, ऐसे भी कलर ना प्रयोग करे जाए जो आंखों में चुभे, ऐसे भी ना हो जो बहुत डल लगे। तो इस प्रकार से कलात्मक जो पक्ष होता है वो उस कलर के चयन में बताता है, और एक एस्थेटिक सेंस कि वो देखने में भी अच्छा जो है लगना चाहिए। तो मानचित्र कला का कला पक्ष भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण एक भाग होता है। फिर मानचित्र कला अपने आप में कम्युनिकेटिंग साइंस भी है। जैसे कम्युनिकेशन होता है ना, कम्युनिकेशन के 4 भाग होते हैं। एक सोर्स होता है, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, ट्रांसमीटर, ये यूट्यूब एक जो मेरी आवाज है वो ट्रांसमिट हो रही है। चैनल, ये यूट्यूब चैनल जो आपका है ये एक चैनल का काम करता है, और रिसीवर यानी कि आप है, यानी मैं बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं, चैनल पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप उसको समझ रहे हैं। ये जिस प्रकार से एक कम्युनिकेशन साइंस है, उसी प्रकार से कार्टोग्राफी भी एक कम्युनिकेशन साइंस है, जिसमें सोर्स का काम डेटा के द्वारा किया जाता है, यानी धरातल, धरातल हमारा सोर्स है जिसकी जानकारियों को मानचित्र पे दर्शाना है। ट्रांसमीटर इसमें एक कार्टोग्राफर होता है जिसकी साइंस की, जिसकी आर्ट की, जिसकी टेक्निक्स की पूरी कलाएं विकसित होती हैं, वो ट्रांसमीटर का काम करता है। और फिर वो जो मानचित्र का निर्माण करता है वो मानचित्र एक चैनल का काम करता है, और उस चैनल के द्वारा जो रिसीवर है वो समझता है कि क्या दिखाया गया और उसको जानने का प्रयास करता है। जैसे हम किसी भी जैसे भारत की ही बात करें, और भारत के जो चतुर्भुज जो हाईवेज बनाए गए हैं जिनको क्वाड्रिलेटरल हाईवेज का नाम दिया जाता है, अब वो कहां कहां से गुजरता है। देखिए इसमें कहां से गुजरता हो गया सोर्स, उसको दिखाने वाला हो गया कार्टोग्राफर, वो मैप हो गया चैनल, और रिसीवर हो गए आप, कि वो कहां कहां से गुजरता है। भारत के मानचित्र पे जो कर्क रेखा है वो किन राज्यों से गुजरती है, तो ये रिसीवर तभी समझ पाएगा जब उसके पास वो चैनल यानी कि मैप होगा। और मैप कब बेहतर ढंग से समझा पाएगा, जब ट्रांसमीटर की कला विकसित होगी। और ट्रांसमीटर कब उसको अच्छे से दर्शा पाएगा, जब उसके पास वो आंकड़े होंगे। तो इस प्रकार से मानचित्र कला एक कम्युनिकेशन साइंस की भांति भी जो है वो काम करती है, ये भी इसका एक पक्ष होता है। और फिर कार्टोग्राफी एज ए टेक्निक, कार्टोग्राफी एक टेक्निक भी है, क्योंकि टेक्निक की बात करी जाए तो किसी भी मानचित्र के निर्माण की 2 विधाएं होती है, एक संख्यात्मक और एक गैर संख्यात्मक। एक क्वांटिटेटिव होता है और एक क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव में हम रंगों के द्वारा, जैसे राजनीतिक मानचित्र आप देखते हैं, फोरोस्कीमेटिक कई सारे मानचित्र देखे होंगे जिसमें कुछ सिंबल बने होते हैं। जैसे भारत की वन्य प्रजाति का वितरण अगर आप देखें तो उसमें गिर के एरिया में शेर बना हुआ होगा, काजीरंगा के एरिया में गेंडा बना हुआ होगा, वन हॉर्न राइनो, या जहां हाथी पाए जाते हैं हरिद्वार के एरिया में वहां पे एलिफेंट, वो पोरोस्कीमेटिक होती है, यानी किस विधि के द्वारा किस जानकारी को प्रदर्शित करना है, ये टेक्निक भी है। और कुछ संख्यात्मक पक्ष जैसे आइसोप्लेथ है। आइसोप्लेथ में आपने अगर मौसम मानचित्र देखा हो तो उसमें लाइन लगी होती है, उनपे 1980 MB कुछ लिखा होता है, तो वो वायु भार को यानी कि एयर प्रेशर को शो करती हैं। तो ऐसे ही वर्षा को शो करने के लिए आइसो हाइट्स यूज होती हैं, और बादलों के मानचित्रण के लिए आइसो नेप्स यूज किया जाता है। फोरोप्लेथ, कई सारे मानचित्र आपने देखे होंगे जिसमें रंगों के आधार पे गहराइयां भी दिखाई जाती हैं और या फिर शेड बनाई जाती हैं। जैसे अगर भारत का जनसंख्या घनत्व का मानचित्र आप देखें वो फोरोप्लेथ टेक्निक होती है। वितरण मानचित्र देखें तो डॉट में टेक्निक होती है। और कई सारे मानचित्रों में आपको ये इवन न्यूज चैनल्स पे भी दिखाया जाता है, कई सारे डायग्राम जैसे बार डायग्राम, लाइन ग्राफ ऐसे बनाए जाते हैं। तो मानचित्र कला अपने आप में एक टेक्निक भी है, और किस टेक्निक का प्रयोग करना है,
किस साइंस की कौन से मेथड लगाने हैं, आर्ट का कौन सा भाग कितना मात्रा में यूज करना है, ये एक कार्टोग्राफर को एक बेहतर कार्टोग्राफर बनाता है। तो मानचित्र कला के विषय क्षेत्र की यदि बात करी जाए तो उसके 4 पहलू होते हैं। पहला पहलू है उसका वैज्ञानिक पहलू, दूसरा है उसका कलात्मक पहलू, तीसरा उसका होता है कम्युनिकेटिंग साइंस और चौथा होता है उसकी टेक्निक। तो इस प्रकार से हम मानचित्र कला को जब समझते हैं, उसकी प्रकृति को, उसके विषय क्षेत्र को, तो इन चार बिंदुओं यानी 4 उसके प्रकृति के और 4 उसके विषय क्षेत्र के, इन बिंदुओं के तहत आप जो है वो मानचित्र कला की प्रकृति या विषय क्षेत्र के बारे में यदि आपसे सवाल पूछा जाता है तो उसका वर्णन आप कर सकते हैं। और अंत में फिर इस YouTube चैनल के ऊपर आपका बहुत सारी चीजें, इसके अलावा भी बहुत सारे और पहलू हैं भूगोल के जो आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरा फिर से आपसे रिक्वेस्ट कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आए, नया वीडियो अपलोड हो, तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।